हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में चर्चा किए थे। इसमें हम लोगों ने पल्लव वंश के बारे में पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में दक्षिण भारत के अगले राजवंश की चर्चा करेंगे और अगला राजवंश है चोल वंश। तो आज के इस वीडियो में हम चोल वंश की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं और हम लोग चर्चा करते हैं चोल वंश के बारे में। तो चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। विजयालय चोल वंश के संस्थापक थे। इन्होंने 850 ईस्वी से लेके 887 ईस्वी तक शासन किया था और विजयालय पल्लव के शासकों के सामंत थे, मंत्री थे, यानी विजयालय पल्लव के अधीन थे। जब विजयालय ने देखा कि पल्लव का जो शासन है वह दक्षिण भारत में कमजोर पड़ने लगा, पल्लव वंश का पतन होने लगा, तो विजयालय ने एक नए साम्राज्य, एक नए वंश की स्थापना की और वह वंश था चोल वंश। और विजयालय ने चोल साम्राज्य यानी चोल वंश की राजधानी तांजाय को बनाया। तांजाय, जिसे तंजौर भी कहा जाता है या फिर इसे तंजावुर भी कहा जाता है। और तंजावुर का वास्तुकार, आर्किटेक्ट था कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन। बहुत खतरनाक नाम है, लेकिन याद तो रखना ही है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तंजावुर का वास्तुकार, आर्किटेक्ट था कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन। तो बात करें तो जब हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे तो हम लोगों ने जाना था, ये रहा हमारा दक्षिण भारत का मैप, और दक्षिण भारत में इस हिस्से में पल्लव वंश शासन कर रहे थे, पल्लव साम्राज्य स्थापित था। और यहाँ पे हम लोग चोल वंश को देखेंगे। तो जब पल्लव साम्राज्य दक्षिण भारत में कमजोर पड़ने लगा तो विजयालय ने देखा कि पल्लव वंश कमजोर पड़ रहा है, अब इसका पतन होने वाला है, तो क्यों ना हम अपना एक नया साम्राज्य बनाएं और एक नए वंश की स्थापना करें। तो विजयालय ने चोल वंश की स्थापना कर दी, एक नए साम्राज्य की स्थापना कर दी। और ये ज्यादा दूर नहीं गया, आसपास में स्थापना किया अपने नए साम्राज्य का, चोल साम्राज्य का, किंतु ये पल्लव के अधीन थे। विजयालय ने चोल वंश की स्थापना तो कर दी, किंतु ये अभी भी सामंत थे पल्लव वंश के, यानी पल्लव वंश के अधीन थे। और इन्होंने यहीं पे ही अपना साम्राज्य स्थापित किया, नया साम्राज्य चोल साम्राज्य, जिसकी राजधानी इन्होंने बनाया तांजाय यानी तंजौर, इसे तंजावुर भी कहा जाता है। तो बात करें तो जब हम लोग पल्लव वंश पढ़ रहे थे तो पल्लव वंश में हम लोगों ने जाना था, और ये दोनों जो साम्राज्य है ये तमिलनाडु में स्थित है, ये तमिलनाडु वाले इलाके में स्थित है। और जब हम लोग पल्लव वंश पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वह श्री विष्णु थे, पल्लव वंश के अंतिम शासक थे अपराजित वर्मन, और पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम जो तमिलनाडु में स्थित है, और तंजौर ये भी तमिलनाडु में स्थित है। तो इसने भी अपना साम्राज्य तमिलनाडु के आसपास वाले क्षेत्र में ही बसाया। और चोल वंश के संस्थापक विजयालय एक उपाधि धारण करते हैं और वह है नरकेसरी की उपाधि। और इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया और वह मंदिर था निशुंभा सुधिनी देवी का मंदिर। तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय से हमें इतनी बातें याद रखनी है। पहला कि इनके संस्थापक थे चोल वंश के विजयालय, और ये सामंत थे, स्वतंत्र नहीं थे, ये पल्लव के शासकों के अधीन थे। इन्होंने अपनी राजधानी तंजौर बनाया, तंजावुर को बनाया, और तंजावुर का वास्तुकार था कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन। बहुत खतरनाक नाम है, कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन। और इन्होंने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी और इन्होंने निशुंभा सुधिनी देवी का मंदिर बनवाया था। और पल्लव वंश जब कमजोर पड़ने लगा तब इन्होंने अपने नए साम्राज्य चोल वंश साम्राज्य की स्थापना की थी विजयालय ने। अब आगे बात करते हैं। तो ये हमारा चोल वंश के विजयालय की बात हो गई, चोल वंश के शासक विजयालय की। अब अगले शासक की बात करते हैं। अगले शासक हैं आदित्य प्रथम। ऐसे तो बहुत सारे शासक हुए चोल वंश में, लेकिन हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे जिनसे एग्जाम में सवाल बनते हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और वही पॉइंट को पढ़ेंगे जिनसे सीधा सवाल एग्जाम में बनता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग आदित्य प्रथम की, जो चोल वंश के अगले महत्वपूर्ण शासक हैं। आदित्य प्रथम की बात करें तो इन्होंने पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित वर्मन को हराया और इसको हराकर चोल साम्राज्य को पूर्ण स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। तो जब हम लोग विजयालय पढ़े तो विजयालय ने देखा कि पल्लव वंश कमजोर पड़ रहा है, अब वह पतन की ओर आ रहा है, तो इसने दिमाग लगाया कि एक नए साम्राज्य की स्थापना करते हैं क्योंकि यह साम्राज्य तो अब जाने वाला है। तो इसने एक नया साम्राज्य बनाया, चोल साम्राज्य यानी चोल वंश। इसने विजयालय ने, लेकिन ये अभी भी अधीन थे पल्लव के, ये स्वतंत्र नहीं हुए थे। लेकिन चोल वंश के जो अगले शासक आए आदित्य प्रथम, इन्होंने क्या किया, जो पल्लव वंश के अंतिम शासक थे अपराजित वर्मन, इन्होंने देखा कि पल्लव वंश अब बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया, इसके पास वैसा शासक है नहीं जो अपने साम्राज्य को स्थिर रख सकता है, बहुत कमजोर हो गया था। तो इसने क्या किया, आदित्य प्रथम ने पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित वर्मन को हरा दिया। देखा कि भैया अब तुम लोग नहीं सकोगे तो अब जाओ, तो इसने अपराजित वर्मन को परास्त कर दिया, हरा दिया। नाम तो है अपराजित,
लेकिन आदित्य प्रथम ने कर दिया इसे पराजित। तो अपराजित वर्मन जब हार गया तो इसके हारने के बाद जो चोल साम्राज्य था, जो चोल वंश था, वह पल्लवों के अधीन से खत्म हो गया। पल्लवों के अधीन में अब ये रहा नहीं, ये स्वतंत्र हो गया। और स्वतंत्र होकर आदित्य प्रथम ने अपना चोल साम्राज्य को पूर्ण स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में स्थापित कर दिया। इसने पूर्ण स्वतंत्र साम्राज्य बना दिया चोल साम्राज्य को, और यह चोल साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक बना। तो इसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। एक तो स्वतंत्र कर दिया अपने साम्राज्य को पल्लवों से, और इस तरह से यह स्वतंत्र शासक बना, प्रथम स्वतंत्र शासक चोल साम्राज्य का। और इसकी सफलता के कारण, यह इतना सफलता हासिल किया, इस वजह से इसने एक उपाधि धारण कर ली, और वह उपाधि थी कोदंडराम। वह उपाधि थी कोदंडराम। तो आदित्य प्रथम से हमें 3 बातें याद रखनी है। पहला कि इसने अपराजित वर्मन, पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित वर्मन को हरा दिया, और अपराजित वर्मन को हराने के बाद ये पल्लवों के अधीन से हट गए, यानी पल्लव के कब्जे से बाहर निकल गए, और इन्होंने अपने साम्राज्य को पूर्ण स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में स्थापित कर दिया। और इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के बाद आदित्य प्रथम ने एक उपाधि धारण कर ली, और वह उपाधि था कोदंडराम। तो विजयालय और आदित्य प्रथम ये दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगले शासक की बात करते हैं, चोल वंश के अगले महत्वपूर्ण शासक परांतक प्रथम की। परांतक प्रथम की बात करें तो इनके शासन काल में एक युद्ध हुआ था, तमकोलम का युद्ध। और यह युद्ध चोल और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था। एक तो ये परांतक प्रथम चोल वंश के शासक हैं, तो ये परांतक प्रथम और राष्ट्रकूट के बीच में युद्ध हुआ, और उस समय राष्ट्रकूट के शासक थे कृष्ण तृतीय। तो कृष्ण तृतीय और परांतक प्रथम के बीच युद्ध हुआ था, और इस युद्ध की जानकारी, तमकोलम का जो युद्ध था, इसकी जानकारी हमें उत्तर मेरुर अभिलेख से मिलती है। तमकोलम के युद्ध की जानकारी उत्तर मेरुर अभिलेख से मिलती है, और उत्तर मेरुर अभिलेख से हमें एक और बात की जानकारी मिलती है, और वह है कि चोल साम्राज्य ग्रामीण सभा के लिए प्रसिद्ध था। तो उत्तर मेरुर अभिलेख से हमें 2 बातें पता चली। पहला, तमकोलम का युद्ध की जानकारी मिली, जो युद्ध चोल शासक परांतक प्रथम और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के बीच हुआ। और इससे हमें यह जानकारी मिली कि चोल साम्राज्य ग्रामीण सभा के लिए प्रसिद्ध था। परांतक प्रथम की बात करें तो इन्होंने पांड्य राजाओं के साथ भी युद्ध किया, और पांड्य राजाओं से जीत हासिल कर ली, उनको हरा दिया और वे जीत गए। और इस सफलता को प्राप्त करने के बाद इसने एक उपाधि धारण की, और वह था मदुरे कोंडा की उपाधि। मदुरे कोंडा की उपाधि। तो परांतक प्रथम से हमें ये बातें याद रखनी है कि इनके शासनकाल में तमकोलम का युद्ध हुआ, और इन्होंने एक उपाधि धारण की मदुरे कोंडा। कब की? तो पांड्य राज्य जीतकर। जब पांड्य राज्य जीत गए तो इस सफलता की वजह से इसने एक उपाधि धारण कर ली, मदुरे कोंडा की उपाधि। तो हमने विजयालय देख लिया, आदित्य प्रथम देख लिया, और परांतक प्रथम भी देख लिया। ये 3 शासकों के बारे में जान लिए जो चोल वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। कई बार कंफ्यूजन हो सकता है इनकी उपाधि को याद रखने में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विजयालय नरकेसरी की उपाधि, नरकेसरी। आदित्य प्रथम कोदंडराम की उपाधि, और परांतक प्रथम मदुरे कोंडा की उपाधि। अब आगे हम लोग बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण शासक चोल वंश के, और वो है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम। राजराज प्रथम की बात करें, इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया, और जब राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया उस समय श्रीलंका के राजा थे महिम पांचवा, महिम फिफ्थ। महिम पांचवा श्रीलंका के राजा थे जब राजराज प्रथम श्रीलंका पर आक्रमण करते हैं, और ये श्रीलंका को जीत लेते हैं, कई हिस्सों को जीत लेते हैं श्रीलंका के, और जीतने के बाद वे एक नए प्रदेश का निर्माण कर देते हैं। राजराज प्रथम श्रीलंका में एक नए प्रदेश का निर्माण कर देते हैं, और उस प्रदेश का नाम होता है मुक्दी चोल मंगलम। मुक्दी चोल मंगलम। राजराज प्रथम शैव धर्म के अनुयायी होते हैं, शैव धर्म को फॉलो करते हैं, और इसलिए ये शैव धर्म से संबंधित मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जिसका नाम है राजराजेश्वर मंदिर। इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, और यह तंजौर में स्थित है, तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। तो राजराज प्रथम श्रीलंका पे आक्रमण करते हैं। श्रीलंका पे उस समय जो राजा होते हैं महिम पांच होते हैं, महिम पांचवा। वहां पे जीतते हैं कई हिस्सों को, कई प्रांतों को श्रीलंका के, और एक प्रदेश का निर्माण करते हैं, और उसका नाम होता है मुक्दी चोल मंगलम। राजराज प्रथम शैव धर्म को मानते हैं और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, और यह तंजौर में स्थित है। तो राजराजेश्वर मंदिर को ही बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है। और यहाँ से हम लोगों ने यह भी जान लिया कि राजराजेश्वर मंदिर शैव धर्म से संबंधित है, यानी भगवान शिव से संबंधित है, और इसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया। राजराजेश्वर मंदिर रहेगा
तो राजराज प्रथम से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, नाम एक जैसा है, किंतु जब बृहदेश्वर मंदिर रहेगा तो नाम को कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होगा। तो याद रखें, राजराजेश्वर मंदिर को ही बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों ने राजराज प्रथम के बारे में भी चर्चा कर ली। अब आगे हम लोग बात करते हैं चोल वंश के अगले शासक राजेंद्र प्रथम की। चोल वंश के अगले शासक राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार करते हैं। राजेंद्र प्रथम जो होते हैं, जब इनका शासन काल आता है तो इन्होंने चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया, और सर्वाधिक विस्तार करने के कारण इनको एक उपाधि मिली और वह था पंडित चोल। राजेंद्र प्रथम चोल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार करते हैं और इसलिए इन्हें एक उपाधि प्राप्त हुई और वह था पंडित चोल की उपाधि। और इसके बाद इन्होंने बंगाल के शासक के साथ भी युद्ध किया, और बंगाल के शासक थे महिपाल, उस समय पाल वंश के शासक। महिपाल पाल वंश के शासक हैं, पाल इसके लास्ट में देखने को मिल रहा है, पाल वंश महिपाल, और ये बंगाल के शासक थे। तो बंगाल के शासक और राजेंद्र प्रथम के बीच युद्ध हुआ, महिपाल और इनके बीच युद्ध होने के बाद राजेंद्र प्रथम जीत जाते हैं और बंगाल के शासक हार जाते हैं, महिपाल हार जाते हैं। और इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के बाद राजेंद्र प्रथम भी एक उपाधि धारण कर लेते हैं, और वह उपाधि होता है गंगेकोंड चोल की उपाधि। गंगेकोंड चोल की उपाधि राजेंद्र प्रथम धारण करते हैं, और इन्होंने अपनी राजधानी, एक नई राजधानी का निर्माण करते हैं, गंगेकोंड चोलपुरम, एक नई राजधानी को बनाया। अभी तक हमें जो चोल साम्राज्य की राजधानी देखने को मिलती थी वह था तंजौर, तंजावुर, लेकिन जब राजेंद्र प्रथम शासन में आए तो इन्होंने नई राजधानी बना दिया और वह था गंगेकोंड चोलपुरम। तो इनकी उपाधि की बात करें, राजेंद्र प्रथम की उपाधि की बात करें तो गंगेकोंड चोल इनकी उपाधि है, लेकिन इस नाम में अगर पुरम जुड़ जाता है तो ये इनकी नई राजधानी है, इनके साम्राज्य की नई राजधानी है। तो राजेंद्र प्रथम का उपाधि है गंगेकोंड चोल, लेकिन इन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई अपने साम्राज्य का, वह है गंगेकोंड चोलपुरम। लास्ट में पुरम है, पुरम आ गया तो राजधानी और पुरम हट गया तो इनकी उपाधि। आगे बात करते हैं, तो इन्होंने अपने राजधानी गंगेकोंड चोलपुरम में एक तालाब का निर्माण करवाया राजेंद्र प्रथम ने, और वह था चोलमंगलम। तालाब का निर्माण करवाया जिसका नाम था चोलमंगलम। इन्होंने ही बंगाल की खाड़ी को झील बनाया। बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्वी हिस्से में है, तो बंगाल की खाड़ी को राजेंद्र प्रथम ने झील बनवाया। तो राजेंद्र प्रथम से हमें ये सारी बातें याद रखनी है। पहला बात, सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है इनके शासनकाल में चोल साम्राज्य का। इनको पंडित चोल की उपाधि मिली। बंगाल के शासक महिपाल को हरा देते हैं। इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करने के बाद इन्होंने एक और उपाधि धारण कर ली, गंगेकोंड चोल की उपाधि। तो यानी पंडित चोल की उपाधि धारण की और गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की, और इन्होंने अपने साम्राज्य की नई राजधानी बनाई गंगेकोंड चोलपुरम। अगर पुरम जुड़ गया तो राजधानी हो गया और पुरम हट गया तो उपाधि हो गया। इन्होंने अपने राजधानी में एक तालाब का निर्माण करवाया और वह तालाब था चोलमंगलम तालाब, और बंगाल की खाड़ी को इन्होंने झील बनाया राजेंद्र प्रथम ने। तो यहाँ से हम लोगों ने राजेंद्र प्रथम के बारे में भी चर्चा कर लिया। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट शासक हुए। अब आगे बात करें तो चोल साम्राज्य का, चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। चोल वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक आदित्य प्रथम था, और चोल वंश का यानी चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जिसने किया था वह था राजेंद्र प्रथम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने चोल वंश के सभी महत्वपूर्ण शासकों के बारे में जान लिया, और यहाँ से हम समझ गए कि इन शासकों से एग्जाम में किस तरह के सवाल बनते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं चोल साम्राज्य के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जिनसे एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहला बात है कि हमें चोल वंश के शासनकाल में नटराज की शिव की मूर्ति देखने को मिलती है। यह बहुत फेमस मूर्ति है, कई बार आप लोग भी देखे होंगे नटराज की शिव की मूर्ति। तो नटराज की शिव की मूर्ति चोल साम्राज्य के शासनकाल में ही हमें देखने को मिलती है, और इस मूर्ति का निर्माण कांस्य धातु से किया गया था। तो यहाँ से हमें यह पता चला कि इस काल में यानी चोल साम्राज्य के शासन काल में धातु से बनी मूर्तियां सर्वाधिक प्रसिद्ध थी, यानी कांस्य धातु से बनी मूर्तियां चोल साम्राज्य के शासन काल में सबसे ज्यादा फेमस थी, प्रसिद्ध थी। नटराज की शिव मूर्ति ये बहुत ही फेमस मूर्ति है चोल साम्राज्य की, और यह मूर्ति बनाई गई थी कांस्य धातु से। तो इससे हमें यही पता चलता है कि इस काल में कांस्य धातु से बनी मूर्तियां अत्यधिक फेमस थी, सर्वाधिक फेमस थी, सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। आगे बात करते हैं तो चोल साम्राज्य के शासनकाल में हमें विशेषकर शैव धर्म देखने को मिलते हैं। शैव धर्म को मानने वाले लोग, चोल साम्राज्य में शैव धर्म को मानने वाले लोग थे, किंतु शैव धर्म के अलावे भी यहाँ पे वैष्णव धर्म के लोग भी थे, वैष्णव धर्म को मानते थे और जैन धर्म को भी मानते थे।
और चोल साम्राज्य के शासनकाल में जो वैष्णव धर्म को मानते थे उन्हें अलवार कहा जाता था, और जो शैव धर्म को मानते थे उन्हें नयनार कहा जाता था। आसानी से याद रख सकते हैं। वैष्णव, भगवान विष्णु बहुत सारे अवतार लेते रहते हैं, उनके बहुत सारे अवतार की चर्चा हुई है, तो अवतार से हम याद रखेंगे अलवार। और भगवान शिव की बात करें तो भगवान शिव, उनके त्रिनेत्र हैं, त्रिनेत्र। नयनार, नयन मतलब नेत्र, त्रिनेत्र तो नयनार, जिनके पास ज्यादा नेत्र है त्रिनेत्र, नेत्र से याद रख लेंगे नयनार। नेत्र किससे संबंधित है? तो शिव से, तो शिव धर्म नयनार। यानी वैष्णव अवतार बहुत ज्यादा है, अलवार, अवतार से अलवार याद रख लेंगे, और नयन संबंधित है भगवान शिव से, तो नयनार से याद रख लेंगे शिव। तो वैष्णव धर्म के उपासक अलवार कहलाते थे और शिव धर्म के उपासक नयनार कहलाते थे चोल साम्राज्य के शासनकाल में। चोल साम्राज्य कुल जो प्रांत थे ये 6 भागों में विभक्त थे। चोल साम्राज्य का प्रांतों में बटा हुआ था, चोल साम्राज्य का विस्तार प्रांतों में था, और ये 6 भागों में विभक्त था, और इन प्रांतों को मंडलम कहा जाता था, मंडलम। तो 6 प्रांतों में बटा हुआ था चोल साम्राज्य, और इन प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। चोल साम्राज्य में जो भूमि कर था वह 1/3 था, 1/3। कहने का मतलब कि अगर 3 kg का फसल का उत्पादन अगर किसी जमीन में होता है तो उसमें 1 kg का फसल आपका टैक्स में चला जाएगा, कर में चला जाएगा। आगे बात करें तो चोल साम्राज्य का प्रशासन व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाने के लिए यहाँ अधिकारी देखने को मिलते हैं। चोल साम्राज्य में 2 तरह के अधिकारी थे, उच्च अधिकारी, निम्न अधिकारी। उच्च अधिकारियों को पेरुंदरम कहा जाता था और निम्न अधिकारियों को सेरुंदन कहा जाता था। उच्च अधिकारी पेरुंदरम और निम्न अधिकारी सेरुंदन कहा जाता था। चोल साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह था कावेरी पट्टनम। चोल साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह था कावेरी पट्टनम, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं तो चोल साम्राज्य में सोने के सिक्के को कलंजू कहा जाता था, कहीं कहीं कांसू भी देखने को मिलता है। सोने के सिक्के को या तो कलंजू कहा जाता था या तो कांसू कहा जाता था। चोल साम्राज्य में एक समिति बहुत ज़्यादा फेमस है, बगान समिति। बगान समिति नाम से देखने का मैं लगता है बगान वगैरह देखभाल करेगा, लेकिन ये समिति सड़कों का देखभाल करती थी। सड़कों की देखभाल, सड़क कैसे हैं, सड़कों का मरम्मत कराना, टूटा फूटा सड़क है या सही सड़क है, ये सारी चीज़ों को देखने का काम करते थे बगान समिति। चोल साम्राज्य में एक फेमस था बगान समिति जो सड़कों की देखभाल करते थे। और चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे ब्रह्मदेह कहा जाता था। ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती थी चोल साम्राज्य के शासनकाल में, और जो भूमि ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी उसे ब्रह्मदेह कहा जाता था। और चोल साम्राज्य में समाज 2 वर्गों में विभक्त था, 2 वर्गों में बटा हुआ था, एक ब्राह्मण और एक अब्राह्मण। अभी तक हम लोग जितने भी साम्राज्य पढ़े, इन साम्राज्यों में जो वर्गीकरण था समाज का वह 4 भागों में था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये 4 भागों में था। लेकिन जब चोल साम्राज्य की बात करते हैं तो उस समय जो समाज का वर्गीकरण हुआ था, जो समाज वर्गों में बटा हुआ था, वह 2 वर्गों में बटा हुआ था, या तो ब्राह्मण होगा या तो अब्राह्मण। जो ब्राह्मण है वह तो ब्राह्मण, और जो ब्राह्मण नहीं है वह अब्राह्मण। इसमें क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसी कोई बात नहीं थी। और चोल साम्राज्य में भूमि को मापने की इकाई थी वैली। जैसे वर्तमान में हम लोग भूमि मापते हैं, एकड़ से मापते हैं, हेक्टेयर से मापते हैं, तो इस प्रकार से चोल साम्राज्य में भूमि मापन की इकाई वैली थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने चोल साम्राज्य से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों, अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी चर्चा कर ली। हमें यहीं से एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे चोल साम्राज्य से संबंधित। तो इस प्रकार से हम लोगों ने चोल साम्राज्य को भी कंप्लीट कर लिया। तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में हम लोगों ने 2 राजवंशों को कंप्लीट कर लिया, पहला पल्लव वंश और दूसरा चोल वंश। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।